सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। प्यारे साथियों, जैसा कि पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान में अध्याय 6 केंद्र सरकार में हमने लोकसभा व राज्यसभा का गठन तथा लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की योग्यता, कार्यकाल, शक्तियां, वेतन के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे राज्यसभा के सभापति व उपसभापति के बारे में। तो इस टॉपिक को मैं पढ़ूं उससे पहले विद्यार्थियों में आपको बताना चाहता हूं कि ऑनलाइन क्लासेस के अंदर यूट्यूब चैनल पर ये मेरा पहला प्रयास है। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको और अच्छे से पढ़ा सकूं। तो आइए हम पढ़ते हैं राज्यसभा के सभापति के बारे में। विद्यार्थियों, आपने इसके बारे में पहले भी पढ़ा होगा कक्षा 8वीं 9वीं की किताबों में। तो आइए हम पढ़ते हैं सभापति के बारे में। जैसा कि भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये तो आपको पता ही होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में यानी 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, यानी अनुच्छेद 63 में 63 में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। इसका उल्लेख आपको पता है कि जो अनुच्छेद 89 है उसमें भी इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 89 में भी ये कहा गया है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। उसके अलावा अब देखो, ये आपको पता होना चाहिए कि उपराष्ट्रपति ही हमारे राज्यसभा का सभापति होता है। तो हमें उपराष्ट्रपति की योग्यता पढ़नी बहुत जरूरी है, योग्यता, कार्यकाल, वेतन, शपथ, शक्तियों के बारे में, क्योंकि राज्यसभा का जो सभापति है वो ये उपराष्ट्रपति ही होता है। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं। देखिए, योग्यता क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम जो आयु है वो 35 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए, 35 ईयर्स या उससे अधिक होनी चाहिए। अगली योग्यता क्या है कि वह केंद्र सरकार, राज्य सरकार में किसी लाभ के पद पर आसीन नहीं होना चाहिए, वेतन भोगी नहीं होना चाहिए, किसी सरकारी कर्मचारी के पद पर आसीन नहीं होना चाहिए, है ना। उसके अलावा और इसकी क्या योग्यता हो सकती है? देखो कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए, यानी आपको पता है कि इसके पास में क्या होना चाहिए? उपराष्ट्रपति बनने के लिए राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। यानी उपराष्ट्रपति या सभापति बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? कि राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो या राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। परंतु उपराष्ट्रपति जो सभापति है ये राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। अगली योग्यता क्या है कि चाहे वह लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, यानी संसद के किसी भी सदन में या राज्य विधानसभा में किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, है ना। ये योग्यताएं तो है ही है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण योग्यता क्या है कि यदि उपराष्ट्रपति, जिस व्यक्ति को उपराष्ट्रपति बनाया जा रहा है, जिसे उम्मीदवार के रूप में प्रत्याशी के रूप में खड़ा किया जा रहा है, तो उसके लिए उपराष्ट्रपति पद के लिए जो प्रत्याशी है उसके लिए न्यूनतम 20 मतदाताओं के द्वारा प्रस्तावित होना चाहिए, प्रस्तावक या प्रस्तावित, और या 20 मतदाताओं के द्वारा अनुमोदक होना चाहिए। 20 ये अनुमोदक और प्रस्तावित क्या होते हैं? यानी आप देख लो कि 20 सांसद, अब ये तो आपको पता ही है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करते हैं? संसद की जो दोनों सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, इसके निर्वाचित और मनोनीत सदस्य मिलकर के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। पर यहां मेरे कहने का मतलब कि प्रस्तावक और अनुमोदक, यानी जिस व्यक्ति को उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी बनाया जा रहा है, उम्मीदवार बनाया जा रहा है, उसके नाम के लिए 20 लोग ऐसे होने चाहिए, 20 सांसद ऐसे होने चाहिए जो उसके नाम का प्रस्ताव पारित करने वाले हो, या उसका 20 लोग ऐसे हो जो उसका प्रस्ताव रखने वाले हो, और 20 मतदाता, है ना, 20 मतदाता तो उसका प्रस्ताव रखने वाले हो, और 20 मतदाता ऐसे होने चाहिए या 20 लोग ऐसे होने चाहिए जो उसकी हाँ में हाँ मिलाने वाले हो, उसका समर्थन करने वाले हो, या उसके उम्मीदवार बनने से सहमत हो, है ना। ये हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको पता है कि जब उपराष्ट्रपति पद के लिए जब नामांकन भरा जाता है ना, नामांकन भरते समय कम से कम कितने लोगों के लिए? आप ये देख सकते हो कि नामांकन भरते समय 15,000 रुपए की जमानत राशि जमा करवाई जाती है। 15,000 रुपए की क्या जमा करवाई जाती है? 15,000 रुपए की जमानत राशि जमा करवाई जाती है। अब ये जो जमानत राशि है ये जब्त कब कर ली जाती है? जब आपको पता है कि उपराष्ट्रपति जो होता है उसको जो कुल जितने भी जो वोट होते हैं, कुल वेद मत, जितने भी वेद मत होते हैं, उन वेद मतों का अगर 6वां भाग या 6वां हिस्सा अगर वोट प्राप्त नहीं हो तो ये जमानत राशि उनकी जब्त कर ली जाती है। तो ये इसकी योग्यता ही है मुख्य रूप से। आइए उसके बाद में हम आगे पढ़ते हैं कार्यकाल के बारे में। देखो, उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है यानी सभापति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, परंतु वो चाहे तो समय से पूर्व क्या कर सकता है? समय से पूर्व अपना इस्तीफा दे सकता है, त्याग पत्र दे सकता है। तो वो अपना त्याग पत्र किसको देगा? त्याग पत्र वो देगा अपना राष्ट्रपति को। किसको देगा? राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देगा। त्याग पत्र को अपन इस्तीफा कह सकते हैं या पद मुक्त भी कह सकते हैं। और दूसरी बात आपको पता है कि उपराष्ट्रपति को जो उसके पद से हटाने के लिए संविधान में इसका उल्लेख नहीं किया गया है, यानी संविधान में इसका कोई प्रावधान नहीं है। किसका? उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए संविधान में इसका कोई प्रावधान नहीं है।
परंतु आपको मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि उपराष्ट्रपति जब तक अपने पद पर बना रह सकता है, जब तक आपको पता है कोई दूसरा उत्तराधिकारी नहीं बन जाता है ना, जब तक कोई दूसरा उत्तराधिकारी नहीं बन जाता। दूसरी बात आपको पता है कि जो भी उपराष्ट्रपति अपने पद पर आसीन है वो दोबारा से नवनिर्वाचित हो सकता है, यानी उसके पास में ये भी अधिकार है ना, कि वो दोबारा से नवनिर्वाचित हो सकता है और वो कितनी भी बार उपराष्ट्रपति बन सकता है, यानी कितने भी बार वो उपराष्ट्रपति बन सकता है। उसके अलावा अगर उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाना है तो उसका जो पहला जो प्रस्ताव है, उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए पहला जो प्रस्ताव है वो राज्यसभा में पेश किया जाता है ना। पहला प्रस्ताव किसमें पेश किया जाएगा? राज्यसभा में। जब राज्यसभा में पेश कर दिया, यह प्रस्ताव पारित हो गया राज्यसभा में 2/3 बहुमत के माध्यम से, तो वो आपको पता है कि वो 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव पेश किया जाएगा, किसमें भेजा जाएगा? कहां भेजा जाएगा? लोकसभा में। अगर मान लो लोकसभा ने भी उसको स्वीकार कर लिया और वहां पर भी 2/3 बहुमत के माध्यम से प्रस्ताव पारित हो गया, तो उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटा दिया जाता है ना। और 14 दिन पूर्व उसे सूचना देकर के उसे उसके पद से हटाया जा सकता है, यानी उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए 14 दिन पूर्व उसे सूचना देकर के उसे उसके पद से बर्खास्त किया जा सकता है, उसे हटाया जा सकता है। यह हमें मुख्य रूप से पता होना चाहिए। दूसरी बात, अब देखिए यहाँ बात आ रही है कि इसका चुनाव कैसे होता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव का तो आपको पता ही है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत पद्धति है ना, यानी गुप्त मतदान प्रणाली के द्वारा इनका चुनाव होता है। ये इसके बारे में हमें मुख्य रूप से पता होना चाहिए, क्योंकि इसके बारे में हमने पहले पढ़ लिया था कि ये क्या होता है, क्या इसमें किसका अध्ययन किया जाता है। उसके बाद में मैं आपको बताता हूं कि उपराष्ट्रपति जो सभापति होता है, इसको शपथ दिलवाने का कार्य कौन करता है? शपथ कौन दिलवाता है? इसको शपथ दिलवाने का कार्य करता है राष्ट्रपति। अगर मान लो राष्ट्रपति से शपथ नहीं दिलाएगा तो किसी दूसरे व्यक्ति की तरह, है ना, या मान लो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया गया कोई दूसरा व्यक्ति है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया गया दूसरे व्यक्ति के द्वारा इसे शपथ दिलवाई जाती है। उसके बाद में हम बात करते हैं वेतन की। अब देखो, जैसे राष्ट्रपति का वेतन वर्तमान में 5 लाख रुपए है, वैसे ही हमारे जो भारत के अभी वर्तमान में राज्यसभा के सभापति है, उपराष्ट्रपति जो वर्तमान में वेंकैया नायडू जी, उनका जो वेतन है वो सभापति होने के नाते 4 लाख रुपए है। हमें यह पता होना चाहिए कि उपराष्ट्रपति का वेतन शून्य होता है, उपराष्ट्रपति का वेतन शून्य होता है। ये जो वेतन दिया जाता है 4 लाख रुपए मासिक, ये राज्यसभा के सभापति होने के नाते, यानी उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये सभापति होने के नाते ही उन्हें वेतन दिया जाता है। और इनका मासिक वेतन कितना है सभापति होने के नाते? 4 लाख रुपए, जबकि उपराष्ट्रपति का कोई वेतन नहीं होता है। और ये वेतन किसके द्वारा दिया जाता है? ये वेतन आपको पता है कि भारत की संचित निधि कोष के माध्यम से इन्हें इनका वेतन दिया जाता है और भारत की संसद इनके वेतन को निर्धारित करती है। ये हमें पता होना चाहिए। हमने योग्यता पढ़ी, कार्यकाल पढ़ लिया, वेतन पढ़ लिया, शपथ पढ़ ली है, त्याग पत्र के बारे में पढ़ लिया है। आइए हम इसके बाद में हम पढ़ते हैं कि राज्यसभा का जो सभापति होता है उसकी शक्तियां क्या है। देखिए, राज्यसभा की जो शक्तियां हैं सभापति की, उन शक्तियों के बारे में पढ़े। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारे जो भारत की जो पहले जो सभापति थे, है ना, हमारे देश के जो पहले सभापति थे वो कौन थे? उपराष्ट्रपति कौन थे हमारे देश के पहले? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और वर्तमान में कौन है? श्री वेंकैया नायडू जी। ये वर्तमान में हमारे भारत के उपराष्ट्रपति है और ये सभापति भी है, क्योंकि उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होता है। तो अब देखिए इसकी शक्तियां क्या है। देखो, सबसे पहले राज्यसभा का सभापति क्या क्या कार्य करता है। देखिए, राज्यसभा की अगर सभापति की शक्तियां अगर अपन देखें तो जिस तरह से अपने लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां पड़ी थी ना, उसी तरह से आपको पता है कि इनकी शक्तियां भी है। पर कुछ दो ऐसी शक्तियां हैं जो लोकसभा अध्यक्ष को है और राज्यसभा के सभापति को नहीं है। जैसे भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने जैसे लोकसभा अध्यक्ष के बारे में पढ़ा था कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय सिर्फ और सिर्फ कौन करता है? इसका निर्णय सिर्फ लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। और दूसरी बात मैंने आपको यह भी बताया था कि जो अपने संसद के जो दोनों सदन है उनकी जो संयुक्त बैठक होती है, संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है उसकी अध्यक्षता भी लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है, जबकि राज्यसभा की सभापति को अधिकार नहीं है। यानी मेरे कहने का मतलब ये कि संसद के जो दोनों सदन है उनकी जो संयुक्त बैठक होती है उसका आपको पता है कि जो पीठासीन अधिकारी है ना, वो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, जबकि आपको पता है राज्यसभा का सभापति नहीं होता है। अब देखो, अगली जो राज्यसभा की जो सभापति की शक्ति है वो क्या? देखिए, राज्यसभा का सभापति क्या क्या कार्य करता है सदन के अंदर। देखो, जो सदन में जो बैठक होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? राज्यसभा का जो सभापति होता है वो सदन की बैठक की अध्यक्षता करता है।
सदन में अगर मान लो कोई भी कार्रवाई है, उसका संचालन कौन करेगा? उस कार्रवाई का संचालन कौन करेगा? राज्यसभा का सभापति करेगा। अपन ने लोकसभा अध्यक्ष में भी इसके बारे में पढ़ा था कि मतलब कि अगर मान लो सदन में जो कुल सदस्य संख्या है, अभी वर्तमान में जैसे राज्यसभा की जो सदस्य संख्या है अधिकतम तो 250 है, वर्तमान में 245 है। तो अगर मान लो कुल सदस्य संख्या का अगर मान लो 1/10 जो गणपूर्ति जिसको कहते हैं, कोरम कहते हैं, कोरम यानी न्यूनतम जो सदस्य संख्या है, गणपूर्ति, गण यानी जन, है ना, जैसे अपन गणतंत्र पढ़ते हैं या जनतंत्र पढ़ते हैं, प्रजातंत्र पढ़ते हैं। तो अगर मान लो राज्यसभा में अगर कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग अगर सदन में सदस्य उपस्थित नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में वो क्या कर सकता है? वो सदन को स्थगित कर सकता है। ये हमने लोकसभा के मतलब कि अध्यक्ष की शक्तियों में भी हमने पढ़ा था। अगली जो शक्ति है ना, वो क्या है? देखिए, राज्यसभा का जो सभापति है वो अगला क्या कार्य करता है? देखिए, राज्यसभा के द्वारा जो पारित विधेयक है, अगर मान लो कोई भी राज्यसभा में कोई विधेयक पारित होता है, तो उसके ऊपर आपको पता है कि जो हस्तक्षेप है, जो भी हस्ताक्षर है, वो करता है कौन? करता है राज्यसभा का सभापति करता है। अगर मान लो राज्यसभा के द्वारा कोई विधेयक पारित किया गया है, तो उसके ऊपर हस्ताक्षर करने का कार्य कौन करेगा? हस्ताक्षर करने का कार्य करेगा राज्यसभा का सभापति। अगर मान लो राज्यसभा की अगर कोई बैठक होती है, उसके अंदर मान लो उसका कोई भी विशेष अधिकार है, अगर कोई सांसद अगर उसका उल्लंघन करता है, तो वो उन्हें दंडित कर सकता है। इसके बारे में हमने लोकसभा के अंदर भी पढ़ा था। अगली जो शक्ति है वो देखिए यार, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर मान लो जब हमारे भारत का जो उपराष्ट्रपति है ना, उपराष्ट्रपति है या मान लो सभापति है, अगर वो भारत के राष्ट्रपति के रूप में वो काम करता है, भारत के राष्ट्रपति के रूप में, जैसे भी आपको पता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 65 में ये उल्लेख किया गया है कि उपराष्ट्रपति क्या कर सकता है? उपराष्ट्रपति को ये शक्ति है, अगर मान लो राष्ट्रपति अनुपस्थित है, अगर मान लो राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई है या राष्ट्रपति ने त्याग पत्र दे दिया या उसकी मृत्यु हो गई है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हो गई है ना, या वर्तमान में उसका पद खाली है, तो ऐसी परिस्थिति में अनुच्छेद 65 में ये कहा गया है कि उपराष्ट्रपति अगर मान लो भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम करता है, तो वह राज्यसभा के सभापति के रूप में काम नहीं करता है, यानी वो राज्यसभा के सभापति के रूप में काम नहीं करेगा, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है? पदेन सभापति होता है। जबकि अभी अगर मान लो राष्ट्रपति का पद खाली है, तो ऐसी परिस्थिति में वो क्या कार्य कर रहा है? वो आपको पता है कि राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है। अगर वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तो क्या होगा? वह राज्यसभा के सभापति के रूप में काम नहीं करता है, ये हमें पता होना चाहिए। और इसके अलावा मैं आपको और बताना चाहता हूं कि अगर हम पीठासीन अधिकारी के रूप में बात करें, जैसे लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इसके पीठासीन अधिकारी है ना, वैसे ही राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी कौन है? सभापति, उपसभापति है ना। तो ये हमें हमारे सिलेबस के अनुसार बता रहा हूं, वैसे और भी होते हैं जैसे महासचिव वगैरह और भी होते हैं, परंतु सभापति और उपसभापति हमारे सिलेबस किताब के अंदर दे रखा है। तो अगर मान लो पीठासीन अधिकारी के रूप में सभापति व लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसको सामान्य शक्ति प्राप्त है, यानी अगर हम सभापति की बात करें या लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो उसको सामान्य शक्ति प्राप्त है पीठासीन अधिकारी के रूप में। और उसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय संविधान में जो राज्यसभा का सभापति है उसको अलग से हटाने का कोई प्रावधान नहीं है। अगर मान लो उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटा दिया गया तो सभापति ऑटोमेटिकली हट जाएगा। अब देखिए उसके बाद में मैं आपको और बताना चाहता हूं कि जब मान लो उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया चल रही हो, मान लो उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया चल रही हो, तो वह सभापति के रूप में कार्य नहीं कर सकता। उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया चल रही हो तो वह सभापति के रूप में कार्य नहीं कर सकता है। और आपको पता है कि वो ऐसी परिस्थिति में सदन में उपस्थित रह सकता है, सदन में वो उपस्थित रह सकता है, वो सदन में बोल सकता है और कार्रवाई में हिस्सा ले सकता है, अपना मत दे सकता है, परंतु आपको पता है कि उसे निर्णायक जो वोट होता है, निर्णायक वोट देने का अधिकार नहीं होगा। यानी अगर मान लो पक्ष विपक्ष में बराबर मत प्राप्त हो तो ऐसी परिस्थिति में वो अपना निर्णायक मत नहीं दे सकता। उसी प्रकार अब देखो ये मतलब कि मुख्य रूप से हमें पता होना चाहिए ये शक्तियां हैं सारी इसकी राज्यसभा के सभापति की।